हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर कुछ सवाल है सर। क्या ना? दिव्यांग जनों को दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत विशेष शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो इस संबंध में दिव्यांग जनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें सरकार का पूर्णतः गलती पाया गया है, क्योंकि यह कानून सिर्फ देश का कानून नहीं है, यह कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून है। और विशेष शिक्षा को अनुच्छेद 253 में सुपर पावर दिया गया है और अनुच्छेद 14 और 16 को सम्मिलित करते हुए पूरे विश्व में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सुपर पावर का संज्ञा दिया गया है। और यह कहा गया है कि विशेष सर्टिफिकेट जहां पर भी रहेगा उसको प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्पेशल वैकेंसी जो निकलता था, स्पेशल वैकेंसी जो होता था, वो विशेष शिक्षा के लिए ही होता था। लेकिन दिन पर दिन सरकार दिव्यांग अधिकार अधिनियम तो रहने दिया, लेकिन उसकी आत्मा को ही समाप्त कर दिया। और इसी का कारण है कि हमारा नाम दिव्यांगत पड़ गया। अब आत्मा कैसे समाप्त हो गया? हम अधिकार दे दिए और धारा 92 में जो पूरे विश्व में अभी भी प्रचलित है कि हम विशेष शिक्षा वाले को, अगर कोई सर्टिफिकेट आता है, उसमें कोई विशेष विद्यालय से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, अगर कोई विशेष महाविद्यालय से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, उसको प्रथम प्राथमिकता देंगे। या विशेष योग्यजन है तो उसको प्रथम प्राथमिकता देंगे, उसके बाद ही दूसरे को प्राथमिकता देंगे। लेकिन अगर आज के दिनों में 2026 में जब एआई का जमाना है, तो उस समय जब आप जाते हैं और कोई विशेष दिव्यांगजन जाता है अपना सर्टिफिकेट लेकर, जो पूरी शिक्षा विशेष योग्यजन कॉलेज और स्कूल से किया है, उसको प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, उसको समान तौर से देखा जाता है। तो ये हमारा उल्लंघन तो बाद में, दिव्यांगों का तो उल्लंघन बाद में, पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है, और शिक्षा से अगर दिव्यांग को महरूम कर दीजिएगा आप, तो उसकी आत्मा को छीन लीजिएगा। तो निश्चित तौर से आपने जो दिव्यांग शब्द डाला है, इसके भावार्थ कुछ और निकलते हैं। नहीं तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21(a) और अनुच्छेद 23। उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। और उसके बाद इतने अनुच्छेद के बाद अगर इसका पालन नहीं होता है, तो हम कोर्ट में जाएंगे, यानी न्यायालय में जाएंगे, तो 2026 (32) के तहत रीट फाइल करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि न्यायालय में आपने इतने अनुच्छेद दे दिए, इतने चीज दे दिए, किसी भी बच्चा का अगर रोजगार में कोई दिक्कत हो रहा है तो वो इस रीट के तहत गया। आज न्यायालय में कितने से सारे दिव्यांग नियुक्ति से रिलेटेड पड़ा हुआ है, और उसका समाधान 1 से 2 महीने में होना था, अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद अनुच्छेद 253(g), अनुच्छेद 243(g) और अनुच्छेद 243(w) के तहत पंचायतों में इसका समाधान होना था कि हम न्यायालय नहीं जाएंगे, पंचायती स्तर पर इसका समाधान हो, लेकिन वो भी नहीं होता है। अनुच्छेद 253, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था,
और कहा था कि यूएनओ ने इसको तवज्जो दिया है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। अनुच्छेद 311 में विशेषकर दिव्यांगजनों के हितों की रक्षा की बात कही गई है, उसका पालन नहीं हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है, वो सब बात छोड़ दीजिए, ये सारा बात कानूनी रूप से लिखित है, कानूनी रूप से वर्णित है। इसके बाद दुर्भाग्य की बात तब हो जाती है कि दिव्यांग विद्यालय, महाविद्यालय में जो छात्र है वो मतलब 4% आरक्षण सामान्य विद्यालय में भी दिव्यांग को मिल रहा है और 100% आरक्षण दिव्यांग विद्यालय में भी दिव्यांगों को मिल रहा है, क्योंकि उन्हीं के लिए वो बनाया गया है। और क्या हो रहा है, स्थिति कितनी भयावह है कि दिव्यांग विद्यालय, महाविद्यालय में लड़के पढ़ रहे हैं 4% और 99% और 99.8% सामान्य छात्र पढ़ रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है, ये आप सोच के देखिए। और क्यों आपकी विश्वसनीयता उठी? उसके बाद जो कहा जाता है कि एक योजना था कि पढ़ाई के साथ साथ हम रोजगार देंगे, तो पढ़ाई के साथ साथ रोजगार देने की भी बात हुई है। और बहुत सारा पढ़ाई ऐसा चल रहा है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ 2400-2500 का उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो नहीं दिया जा रहा है। और नेशनल स्कॉलरशिप प्राप्त होना है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये जो विचित्र स्थिति है, और शिक्षा के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। दिव्यांग विद्यालय में जो एक पैटर्न आपने चला दिया है पूरे भारत में कि अगर कोई विशेष योग्यजन व्यक्ति है और वो दिव्यांगजन के विद्यालय में पढ़ रहा है, तो वो एक विद्यालय से या एक महाविद्यालय से जो रोजगार मुखी जो सर्टिफिकेट लेगा या शिक्षा ग्रहण करेगा वो एक ही करेगा, एक से अधिक नहीं करेगा। रोजगार मुखी, जनरल और रोजगार मुखी, तो ये एक ही करेगा। ये कितना विचित्र स्थिति आपने विशेष जन विद्यालय और महाविद्यालय में उत्पन्न कर दिया है। आप सर्टिफिकेट स्पेशल एजुकेशन कह के दे रहे हैं कि स्पेशल एजुकेशन है, और आप कहीं भी चले जाइए, चाहे इंडिया में रहिए चाहे इंडिया से बाहर रहिए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिस सर्टिफिकेट को इंडिया में तवज्जो नहीं दिया जाता है, उसी सर्टिफिकेट को आप दूसरे देश में ले जाके दीजिएगा तो आपके आंख से आंसू गिर जाएगा। वही सर्टिफिकेट में आपको प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा, प्रथम लाइन में खड़ा किया जाएगा और सबसे पहले आपको जोड़ा जाएगा। और इंडिया में क्या है? इंडिया में आप करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, दिव्यांगों के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांगों को जो बुनियादी सुविधा मिलना चाहिए वहां तक नहीं मिल रहा है। बुनियादी शिक्षा मिलना चाहिए वो तक नहीं मिल रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि दिव्यांगजन विद्यालय और महाविद्यालय से जब कोई आदमी विशेष योग्यता की परीक्षा पास करता है या शिक्षा ग्रहण करता है और उसके बाद उसको ये कहा जाता है कि टेक्निकल डिग्री तो आपने ले लिया है, लेकिन अदर इंस्टीट्यूट से आपको ITI करना होगा। और एक जगह कहते हैं कि दिव्यांगजन विद्यालय और महाविद्यालय से आप पढ़ लिए हैं तो आपको अब कुछ नहीं करना है, और एक जगह कहते हैं कि नहीं, इसका डिग्री लेने के बाद भी ITI का डिग्री आपको लेना होगा। तो आप इस शिक्षा के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं? दूसरा चीज, मैं पूरे भारत के दिव्यांगों से ये पूछना चाहता हूँ कि विशेष जो वैकेंसी निकलता था सभी जगहों पर, वो विशेष वैकेंसी क्यों बंद कर दिया गया है? तो सिर्फ कहना कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष विद्यालय है और वहां पर माहौल ये रहे
कि 800 जनरल आदमी रहे और 11 गो दिव्यांग रहे, तो क्या उसको विशेष जन विद्यालय कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? यह सवाल हम आपसे पूछते हैं।